हेलो स्टूडेंट्स, आज के जो क्लासটা হবে जो क्लास आज को होगा वह सिंगल एंट्री बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में सिंगल एंट्री या क्लास 11 में भी ये नए सिलेबस के तहत सेकंड सेमेस्टर में है सिंगल एंट्री सेकंड सेमेस्टर থাকবে 11 এর অনুযায়ী আর बीकॉम এর ফার্স্ট সেমিস্টার সিইউ ফার্স্ট সেমিস্টার থাকছে আর ডব্লিউবি এর ফার্স্ট সেমিস্টার থাকছে। সিঙ্গেল এন্ট্রি প্রথমে যে কথাটা বলার সিঙ্গেল एंट्री কি হয় মানে सिंगल एंट्री होता क्या है। सिंगल एंट्री ऐसी चीज है जिसमें अकाउंट्स हम डबल एंट्री सिस्टम नहीं फॉलो करते। सिंगल एंट्री को छोड़ के जो भी सम करते हैं अकाउंट्स में वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, जैसे डेबिट क्रेडिट। सिंगल एंट्री के ছেড়ে যে অঙ্ক আমরা করি সেগুলো সব डेबिट क्रेडिट বিশ্লেষণ করা হয়, ठीक है। যেখানে लेनदेन होले अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो डेबिट या क्रेडिट में वो कन्वर्ट होता है। लेकिन सिंगल एंट्री जो होता है, अगर तुम सिंगल एंट्री में मान लो तुम सिंगल एंट्री में अपना अकाउंट्स का हिसाब रखोगे तो तुम बैंक लोन नहीं पाओगे, ऑडिटर तुम्हारा अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करेगा, टैक्स अगर तुम देने जाओगे तो तुम्हें पेनल्टी भरना पड़ेगा, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम ही हर जगह पे मतलब एक्सेप्टेड होता है, सिंगल एंट्री नहीं एक्सेप्ट होता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? सिंगल एंट्रीতে কখনো কোনো হিসাব রাখলে তুই সরকারের কাছে ট্যাক্স দিতে পারবি না, ঠিকঠাক ভাবে পেনাল্টি পড়বে। সিঙ্গেল এন্ট্রিতে হিসাব রাখলে সিঙ্গেল এন্ট্রিতে তুই লোন পাবি না, ऑडिटर যদি ऑडिट করতে আসে ऑडिट করবে না। क्यों ये क्यों होता है, কেন এটা হয়? क्योंकि सिंगल एंट्री जो होता है ये इनसाइंटिफिक मेथड होता है, जिसमें साइंटिफिक तरीके से जो चीज होता है डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट क्रेडिट को मतलब ट्रांजैक्शन होने से डेबिट क्रेडिट को दिखाना, ऐसे हम नहीं दिखाते हैं सिंगल एंट्री में। इसी वजह से सिंगल एंट्री को टोटली बॉयकॉट किया गया है, हमारे सिलेबस में है, हमें करना पड़ेगा। छोटा मोटा जो बिजनेस कंसर्न होता है ना, छोटा खाटा जो व्यवसाय प्रतिष्ठान है वो लोग क्या करते हैं सिंगल एंट्री में हिसाब किताब रखते हैं। अगर मान लो छोटा मोटा बिजनेस अगर एक दिन बड़ा बिजनेस में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम में सिंगल एंट्री से उसको भी डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। কি বললাম বোঝা গেল? তাহলে সিঙ্গেল এন্ট্রিতে যদি হিসাব রাখা হয় তাহলে ছোটখাটো প্রতিষ্ঠান সিঙ্গেল এন্ট্রিতে হিসাব রাখতে পারে, কিন্তু ওদের যদি সিঙ্গেল এন্ট্রি থেকে মানে ছোটখাটো প্রতিষ্ঠান যদি বড় প্রতিষ্ঠানে কনভার্ট হয় তখন কিন্তু ওরা সিঙ্গেল এন্ট্রিতে হিসাব রাখতে পারবে না, ওদের ডবল এন্ট্রি সিস্টেমে হিসাব রাখতে হবে। এই জন্য আমাদের যে সিলেবাসে যে সিইউ সিলেবাসে যেটা রয়েছে সিঙ্গেল এন্ট্রি সিস্টেমে সিঙ্গেল এন্ট্রি একটা পার্ট আছে, ক্রেডিট সেল ক্রেডিট পারচেজ একটা পার্ট আছে, আর একটা হচ্ছে সিঙ্গেল এন্ট্রি টু কনভার্ট টু फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री থেকে फाइनल अकाउंट में कन्वर्ट करा, এটাই আমাদের আসবে। क्या बोला समझ में आया? फर्स्ट टाइम जो होगा सिंगल एंट्री आएगा वो सामने ही देगा तुमको, उसके बाद क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेस रहेगा वो भी नहीं देगा, लेकिन दोनों को मिला के जो सम होता है वो सिंगल एंट्री टू फाइनल अकाउंट कन्वर्शन। जो मैंने अभी बोला कि बिजनेस कंसर्न में जो होता है कि सिंगल एंट्री में हिसाब किताब रखा गया तो वो कंसर्न अगर बड़ा हो गया पॉपुलर हो गया तो उसमें ज्यादा ट्रांजैक्शन आ गया तो तब वो फाइनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फाइनल अकाउंट क्या फॉलो करता है? डबल एंट्री सिस्टम। फाइनल अकाउंट যেটা ফলো করে ডবল এন্ট্রি সিস্টেম, তো সিঙ্গেল এন্ট্রি সিস্টেমে যদি করা হয় এটা ডবল এন্ট্রি সিস্টেমে কনভার্ট হয়ে যাবে আর তোদের এই অঙ্কই দেবে सिंगल एंट्री থেকে डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करा, ठीक है। अभी हम लोगों को पहले जो करना पड़ेगा सिंगल एंट्री का मतलब सिंगल एंट्री करना पड़ेगा, उसके बाद में क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स करना पड़ेगा, उसके बाद में फाइनल अकाउंट करना पड़ेगा जो फाइनल अकाउंट कन्वर्शन। मतलब सिंगल एंट्री में हिसाब रखा गया 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने, फिर अचानक से उसको ये मालूम हुआ कि बिजनेस कंसर्न में तकलीफ हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, इसी वजह से वो क्या करता है सिंगल एंट्री को फाइनल अकाउंट में कन्वर्ट करेगा। ये सब हमें सीखना पड़ेगा। তাহলে সিঙ্গেল এন্ট্রি থেকে যদি আমাকে ফাইনাল অ্যাকাউন্টে বা ডবল এন্ট্রিতে কনভার্ট করতে হয় তার আগে জানতে হবে সিঙ্গেল এন্ট্রি বিষয়টা, ঠিক আছে। नॉर्मल सिंगल एंट्री जो होता है वो 3 स्टेप में होता है, 3 स्टेप है सिंगल एंट्री की स्टेप। फर्स्ट सिंगल एंट्री स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड बैलेंस शीट যেটাকে বলে হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্স বা ক্লোজিং স্টেটমেंट ऑफ अफेयर्स। 3 स्टेप में होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड थर्ड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब इसमें क्या होगा? इसमें देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 2 डेट दे देगा,
ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में से एक दे दिया तब भी चलेगा। कैसे? सिंगल एंट्री में पहले तुम लोगों को जो लगेगा कैपिटल, যেটা প্রথমে লাগবে सिंगल एंट्री করার জন্য कैपिटल अगर तुमको डायरेक्ट दे दिया सामने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर कैपिटल नहीं दिया तब तुम्हें कैपिटल ऐसे निकालना पड़ेगा। कैसे? जो इक्वेशन होता है ना अकाउंटिंग एंट्री का, गोल्डन रूल का जो इक्वेशन होता है, पता है ইকুয়েশন মনে আছে? হিসাব নিকাশের সমীকরণ বাংলায়, হিসাব নিকাশের সমীকরণ মনে আছে? সমীকরণটা কি? एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल माने एसेट माइनस लायबिलिटी। एक एग्जांपल हम हर वक्त देखते हैं कि मान लो एक फार्म में एसेट है 12 लाख, लेकिन फार्म का लायबिलिटी है 2 लाख, तो एक्चुअल नेट एसेट और कैपिटल जो भी बोलो वो 10 लाख होगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? फार्म का एक एसेट है 12 लाख, लेकिन उस फार्म का लायबिलिटी है 2 लाख, तो नेट एसेट कितना होगा? 10 लाख। যদি 12 লাখ থাকে অ্যাসেট, তোর যদি 2 লাখ টাকা যদি লাयबिलिटी থাকে तो नेट एसेट হচ্ছে 10 লাখ টাকা। ये जो नेट एसेट है ना, ये तुम्हारा खुद का एसेट है, यही हुआ कैपिटल। ये तुम बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। যেটা নেট অ্যাসেট থাকবে সেটা আমরা ব্যবসায় ইন্ট্রোডিউস করতে পারবো আমাদের নিজেদের অ্যাসেট। দেখ যে টাকাই আমরা রোজগার করি সেই রোজগারের মধ্যে যদি আমাদের লাयबिलिटी থাকে, সেই लायबिलिटी गुलो दिए आउटसाइड जो लायबिलिटी होता है वो आउटसाइड लायबिलिटी देने के बाद जो हमारे पास कैश रहेगा या अमाउंट रहेगा या एसेट रहेगा, कैश भी एक तरीके का एसेट होता है, एसेट रहेगा, वही हमारा नेट एसेट है और वही बिजनेस में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कैपिटल। तो तुम्हें अगर कैपिटल दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कैपिटल नहीं दिया तो ऐसे एसेट एंड लायबिलिटी करके निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या होगा, एसेट में एक तारीख को जो ओपनिंग एसेट होगा वो एसेट ऐसे हम ले लेंगे इधर, ठीक है। क्लोजिंग डेट में जो एसेट होगा ऐसे ले लेंगे, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों डेट दे दिया तो गुडविल या जो भी एसेट है ओपनिंग में जो होगा ओपनिंग में इधर आएगा, क्लोजिंग में जो इधर आएगा, अमाउंट बोल देगा। इधर क्या आएगा? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में सिंडिकेटर्स, बिजनेस, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह वगैरह जो भी लायबिलिटी है वो लायबिलिटी पहले देना पड़ेगा, कैपिटल लास्ट में आएगा। क्यों? वही तो हमें निकालना पड़ेगा और वो बैलेंसिंग फिगर में आएगा। मतलब एक तारीख का टोटल एसेट से एक तारीख का टोटल लायबिलिटी माइनस करो, जो निकलेगा वही होगा कैपिटल। एसेट माइनस लायबिलिटी, जो मैंने अभी बोला বুঝে গেল ব্যাপারটা কি বললাম? অ্যাসেট থেকে লায়বিলিটি বাদ দিলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল। ওকে, আর এই ক্যাপিটাল কি করে হবে? এখানে টোটাল অ্যাসেট হবে, তার থেকে लायबिलिटी बात है कैपिटल बेरोगे। ओपनिंग डेट का एसेट से ओपनिंग लायबिलिटी माइनस करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। क्लोजिंग एसेट से क्लोजिंग लायबिलिटी डिडक्ट करना पड़ेगा, उसमें से ओपनिंग में ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग में क्लोजिंग कैपिटल। ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है। सिंगल एंट्री যে সেকেন্ড পার্টটা বলতে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্স আগে ছিল, তারপর হচ্ছে স্টেটমেंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो सेकंड पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन करने के लिए जैसे हम फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन करते हैं उसी तरीके का होगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट। कैसे डिफरेंट? जैसे अगर स्टार्टिंग मान लो तुम स्टार्ट करते हो बिजनेस 1 लाख से, अंत में मतलब एंडिंग ऑफ द ईयर अगर तुम्हारा कैपिटल 1,20,000 हो गया, तो ये जो 20,000 रुपए ये प्रॉफिट होने से बढ़ा है, मतलब जो इंक्रीज हुआ है वो प्रॉफिट होने से इंक्रीज हुआ है। ओपनिंग जो सिंगल एंट्री में होगा, सिंगल एंट्री में सेकंड पार्ट में जो बोल रहा था मैंने कि 1 लाख रुपए अगर स्टार्टिंग पॉइंट में कैपिटल हुआ तो एंड में अगर 1,20,000 हुआ तो ये जो 20,000 इंक्रीज हुआ कैसे? प्रॉफिट होने से। प्रॉफिट होने से तुम्हारा कैपिटल बढ़ेगा। अगर 1 लाख कैपिटल 80,000 हो गया, 80,000 हो गया, मतलब क्या हुआ? लॉस। लॉस होने से कैपिटल घटेगा। তাহলে আমরা কি পাচ্ছি? ক্যাপিটালের সাথে প্রফিট যোগ করলে, ওপেনিং ক্যাপিটালের সাথে প্রফিট যোগ করলে ক্লোজিং ক্যাপিটাল হয়। তাহলে প্রফিটটা এইভাবে বার করা যেতে পারে যে ক্লোজিং ক্যাপিটাল
माइनस ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट मिलोगे। इधर ऐसे ही हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल, मतलब प्रॉफिट हुआ। उसके बाद ये वाला जो है ड्राइंग एट फर्दर कैपिटल, ये दिक्कत है सिंगल एंट्री में करने के लिए। सिंगल एंट्री में करने से ये दिक्कत होगा कि फर्दर कैपिटल ऐड होगा लेकिन इधर लेस होगा, ड्राइंग लेस होगा लेकिन इधर ऐड होगा। बोल सकते हो ऐसे क्यों? এটা কেন হয় বলতে পারবি? যে ড্রয়িং তো পার্টনার নিয়ে নিচ্ছে, তাহলে সেটা তো ব্যবসা থেকে কমে যাচ্ছে, এটা তো লেস হওয়ার কথা, সেটা অ্যাড হচ্ছে কেন? আর ফার্দার ক্যাপিটাল অ্যাড হচ্ছে, টাকা দিচ্ছে, ব্যবসায় বাড়বে, সেটা লেস হচ্ছে কেন? কেন এটা হচ্ছে কি বলতে পারবি? বল। ড্রয়িংটা তো আমরা এই বছরের নেট প্রফিট থেকে কাটি, এই বছরের প্রফিট থেকে আমরা ড্রয়িং থেকে দিতে পারি না, ওইটা রিজন। ড্রয়িং আমরা নরমালি লেস করি, এখানে অ্যাড করতে হচ্ছে, সেটা ওইটা রিজন না। আর ফার্দার ক্যাপিটাল হলে ক্যাপিটাল বাড়লো, সেটা অ্যাড হবে, সেটা লেস করছি আমরা এখানে। কেন কি বলতে পারবি? हाँ? सिंगल एंट्री जो होता है वो डबल एंट्री सिस्टम में नहीं होता है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम मान के चलते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ द डिफरेंट पार्ट्स हैं। जो गोल्डन रूल समझाने के वक्त मैंने बोला था, वीडियो देख लेना। जो होता है कि गोल्डन रूल या अकाउंट्स के जो रूल है उसमें बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ द डिफरेंट पर्सन मान के चलते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री में क्या होता है, सिंगल एंट्री में बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ द सेम पर्सन, बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही लोग है। तो एक ही लोग হওয়ার জন্য हमारा जो अकॉर्डिंग टू रहेगा, मतलब हम जो मतलब के मान के चलेंगे, मालिक जो करेगा उसको इंपॉर्टेंट ज्यादा देंगे। मतलब सिंगल एंट्री में बिजनेस का कोई अलग से कोई मतलब वैल्यू नहीं है। मालिक अगर रहेगा तो बिजनेस रहेगा, मालिक अगर नहीं रहेगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। मालिक के बाद उसका बेटा भी आ जाए तो उसमें भी एक ही नियम लागू होगा। क्या बोला समझ में? मतलब डबल एंट्री सिस्टम में जो होता है पार्टनरशिप, डबल एंट्री सिस्टम, कंपनी डबल एंट्री सिस्टम, उसमें क्या होता है, पार्टनर और बिजनेस अलग होता है। हाँ, ये अलग बात है कि हर लाइबिलिटी का जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो पार्टनर्स होगा, पार्टनर्स 3 या 4 पार्टनर जो भी है। लेकिन सिंगल एंट्री में पार्टनर कहाँ है? सिंगल एंट्री में एक ही आदमी है, एक ही मालिक है, तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो मालिक के ऊपर जाएगा। तो मालिक के अकॉर्डिंग तुम्हें जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा वो मालिक के अकॉर्डिंग तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे मालिक अगर कैपिटल दिया तो उसके पास से कैपिटल चला गया, तो इसी वजह से फार्दार कैपिटल लेस। मालिक যদি ক্যাপিটাল দেয়, মালিকের দিক দিয়ে চিন্তা করব, তাহলে ক্যাপিটাল কমে যাচ্ছে, ফার্দার ক্যাপিটাল लेस। मालिक যদি ड्राइंग নেয় তাহলে पर्सनल यूज के लिए वो बिजनेस से ड्राइंग ले रहा है, तो मालिक के पास वो आ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, ड्राइंग ऐड। समझ में आया? इसी वजह से इधर टोटली डिफरेंट होगा। डबल एंट्री सिस्टम में ये नहीं आएगा। ये सिंगल एंट्री सिस्टम में मालिक को रख के सोचना पड़ेगा, मालिक के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिजनेस अलग से कोई उसका कोई भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, অ্যাসেসমেন্ট नहीं होगा बिजनेस का, जो भी होगा मालिक के ऊपर ही होगा। तो মালিকের উপর চিন্তা করি তাহলে মালিক ক্যাপিটাল দিলে কি হবে, মালিকের কাছে টাকা কমে যাচ্ছে, লেস হবে। মালিক যদি পার্সোনাল ইউজে নেয় মালিকের বেড়ে যাচ্ছে, ড্রয়িং এর জন্য অ্যাড হবে, ড্রয়িং মানে পার্সোনাল ইউজ, ড্রয়িং অ্যাড হবে। বোঝা গেল? এইটা করে যেটা বেরোবে সেটা ফার্স্ট ट्रेडिंग प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों में से एक लिख सकते हो। जैसे फाइनल अकाउंट में हम करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जो प्रॉफिट बिजनेस से पहले में मिलता है, लेकिन जिसमें अदर्स एक्सपेंसेस या अदर्स इनकम कुछ भी एडजस्ट नहीं होता है, जो नेट प्रॉफिट में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, नेट प्रॉफिट में होता है। इधर भी ऐसे ही होगा। কি বললাম বোঝা গেল? গ্রস প্রফিটে কি হয়, কোনো রকম ভাবে কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় না। কিন্তু এখানে কি হবে, এখানে তো গ্রস প্রফিট থেকে তারপরে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে, সে যেমন আমরা প্রফিট এন্ড লসে করে থাকি। প্রফিট লসে কি হয়, নরমাল ব্যাপার, ডেপ্রিসিয়েশন লেস, ব্যাড डेट लेस, ठीक है, डेप्रिसिएशन लेस होता है, बैड डेट लेस होता है। वैसे भी फाइनल अकाउंट में ऐसे ही होता है, बैड डेट लेस होता है। नेट प्रॉफिट क्या होता है, इस साइड में नेट प्रॉफिट आता है, उस साइड में हर जो एक्सपेंसेस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है, डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह हो जाता है, तो लेस ही होता है।
তো এখানে ফাইনাল অ্যাকাউন্টে কি দিয়ে নেট প্রফিট বসে, প্রফিট এন্ড লসে গ্রস প্রফিট বসে, সেখান থেকে তোর এক্সপেন্সেস গুলো লেস হয়। এখানেও কিন্তু আলটিমেট লেসই হচ্ছে, একটু ঘুরিয়ে হচ্ছে। কিন্তু ডিফারেন্ট যেটা হবে আউটস্ট্যান্ডিং এক্সপেন্সেস, ইয়াদ আয়া কুছ? আউটস্ট্যান্ডিং মনে আছে কি হতো? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की हो तो मने আছে? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वही रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होता है ना उसके साथ ऐड होता था, मतलब ऐड होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है वो रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होता है उसके साथ लेस होता है। जैसे सैलरी, अगर टू सैलरी उसके साथ ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर सैलरी से प्रीपेड हो गया, प्रीपेड सैलरी हो गया, एडवांस हो गया तो लेस प्रीपेड। लेकिन इधर आउटस्टैंडिंग लेस होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस लिख दिया मैंने, ठीक है। सैलरी वगैरह कुछ भी जो भी है, एक्सपेंसेस जो भी एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेस होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड होगा। ये क्यों बोल सकते हो? देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। স্যার এটা তো একই হচ্ছে, হ্যাঁ একই তো হচ্ছে, ওখানে তো লেসি হচ্ছে, গ্রস প্রফিট থেকে তো লেসি হচ্ছে, ডেবিট সাইড ছিল, ডেবিট সাইড এক্সপেন্স এখানে তো লেসি হচ্ছে। एग्जैक्टली दिस इज द कॉन्सेप्ट। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मान लो सैलरी डेबिट 2000 है और आउटस्टैंडिंग 500 है, तो टोटल सैलरी कितना हुआ? 700 है ना। सैलरी 500, आउटस्टैंडिंग सैलरी 200, टोटल कितना हुआ? 700। लेकिन माइनस जो होगा वो तो 700 ही होगा, माइनस जो होगा वो तो 700 ही होगा प्रॉफिट से। तो वो ऐड किधर होता है? ऐड नहीं होता है, वो तो प्रॉफिट से लेस ही होता है। हम तो प्रॉफिट से इसको करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट से इसको देखना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड या लेस। तो अल्टीमेट आउटस्टैंडिंग तो लेस ही होता है, उधर ऐड होता है, टोटल तो लेस ही होता है। प्रीपेड उल्टा होता है, प्रीपेड लेस होता है लेकिन वो तो प्रॉफिट के साथ ऐड हो जाता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? তাহলে প্রিপেড এক্সপেন্সেস কি হবে? ওখান থেকে লেস হতো ঠিকই, কিন্তু পার্টিকুলার রিলেটেড ওই এক্সপেন্সেস থেকে লেস হতো। কিন্তু আলটিমেট কেউ চিন্তা কর ওটার জন্য তোমার নেট প্রফিট বেড়ে গেল, तो ऐड हो चुका है, सेटाई करना चाहिए। क्लियर? अब उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट डेप्रिसिएशन जो भी है ऐसे हो गए। नेट प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, नेट प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने के पहले जो नेट प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन किसको करेंगे? मालिक को या पार्टनर्स को। तो सिंगल एंट्री में भी पार्टनर्स हो सकता है। सिंगल एंट्री बिजनेस में अगर कोई बिजनेस सिंगल एंट्री के हिसाब से अगर अकाउंट्स मेंटेन करेगा तो वो तो 2 या 3 पार्टनर मिलके भी कोई बिजनेस कर सकता है, ये तो अलग बात है। ऐसे कोई तो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि सिंगल एंट्री में हिसाब रखोगे तो पार्टनर नहीं रख पाओगे, डबल एंट्री में रखोगे तभी पार्टनर रख पाओगे। এরকম তো কোনো নিয়ম নেই যে সিঙ্গেল এন্ট্রিতে পার্টনার রাখা যাবে না, ডবল এন্ট্রিতে শুধু পার্টনার রাখা যাবে, এরকম কোনো নিয়ম নেই। তাহলে সিঙ্গেল এন্ট্রিতে যদি পার্টনার থাকে, দুটো পার্টনার 2 या 3, তখন তোকে এটা মেইনটেইন করতে হবে, নেট প্রফিট বিফোর ডিস্ট্রিবিউশন। কেন? কারণ পার্টনারের স্যালারি থাকতে পারে, লিখিনি ওটা আমি, আর পার্টনারের স্যালারি থাকতে পারে, পার্টনারের ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল থাকতে পারে, পার্টনারের ইন্টারেস্ট অন ড্রয়িং থাকতে পারে, पार्टनर स्यालरी लिख लीजिए, पार्टनर सैलरी, पार्टनर एक्सपेंसेस किसी होते हैं, पार्टनर का जो एक्सपेंसेस होगा, पार्टनर का एक्सपेंसेस हो सकता है, पार्टनर का जो एक्सपेंसेस होगा वो आउटसाइड का एक्सपेंसेस मिटा के उसके बाद जो रह जाएगा जो नेट प्रॉफिट उसके ऊपर होगा। পার্টনারদের যে পাওনা মানটা যা হবে সেটা কিন্তু সব মেটানোর পরে হবে। তো সেই মেটানোর পরে এটা হচ্ছে लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट होगा। पार्टनर सैलरी, जो पार्टनर सैलरी कोई पार्टनर सैलरी डिमांड करता है जिसको देना पड़ेगा, হ্যাঁ ওটা যেটা হবে ব্যালেন্স শিটে, ওটা ব্যালেন্স শিটে, ব্যালেন্স শিটে তুই এটা বলছিস, বুঝতে পেরেছিস? তুই এটা বলছিস পার্টনারের যে ক্যাপিটালটা আলাদা আলাদা ক্যাপিটাল দেবে, তো ওই আলাদা না না ওইখানে বলে দেবে তোকে, তোকে এটা করতে হবে, ওই পার্টটা দেখবে ব্যালেন্স শিটে। ব্যালেন্স শিটে কি করতে হবে? তুই এখানে টোটাল করলি, ব্যালেন্স শিটে কি হবে? মনে করেন এ 10,000 টাকা দিয়েছে, বি 30,000 টাকা দিয়েছে, তাহলে ওপেনিং ক্যাপিটাল 50,000 টাকা, তুই এখানে ওপেনিং এ 50,000 টাকা রাখবি, ওকে। ক্লোজিং ক্যাপিটাল যেটা বেরোবে সেখান থেকে 50 টাকা বাদ দিবি। ড্রয়িং মনে করে এ নিয়েছে 2,000 টাকা, বি নিয়েছে 5,000, 7,000 টাকা, তুই ড্রয়িং এর 7,000 টাকা অ্যাড করবি। ইন্টারেস্ট ক্যাপিটাল, ক্যাপিটালের উপর ইন্টারেস্ট হবে, তুই ইন্টারেস্ট অ্যাড করে করবি। যখন ওখানে বসাবি মানে ব্যালেন্স শিটে, তখন ব্যালেন্স শিটে তোকে আলাদা করে করতে হবে।
ব্যালেন্স শিটে তোকে এক্স এ ক্যাপিটাল বলে লিখবি, তার সাথে एस शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट, एस ड्राइंग, एग्रो एटलिस्ट को बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट जैसे हम ऑर्डिनरी बैलेंस शीट करते हैं, जैसे है नॉर्मल बैलेंस शीट करते हैं, बैलेंस शीट ऐसे ही होगा, लेकिन लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसीलिए बैलेंस शीट के बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, बैलेंस शीट যেরকম নরমাল হয় সেরকমই হবে। ओके।